हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाणी। आज हम बात करेंगे यूपी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में, 2020 की वैकेंसी के बारे में, जिसकी विज्ञापन संख्या 2/2020 है और जिसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है हमारी 29 अक्टूबर 2020। इसका मतलब ये है कि 29 मीन्स आज ही हमारे ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ की तिथि है 29 अक्टूबर। आज से ही ये जो हम ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और पंजीकरण की अंतिम तिथि जो कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी वो है 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि भी हमारी 27 अक्टूबर 2020 ही होगी। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि जो हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 होगा उसकी जो लास्ट डेट होगी सबमिट करने की वो होगी 30 नवंबर 2020। आई होप आपको ये डेट सभी क्लियर हो गई होंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2020 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के लिए विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक व बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है कि जो हमारी वैकेंसीज हैं वो कितनी है 2595। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स हैव अ लुक आउट अबाउट दिस। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, ये यहाँ पे जो वेबसाइट है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है। तो ये है कि अगर जो ये वैकेंसीज है वो घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वो अमान्य नहीं होगा। हाँ, विषय अलग अलग विषय में आप आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में होगा और अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र होगा वो अंग्रेजी में होगा और उर्दू का उर्दू में। तो जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आपका एग्ज़ाम जो है, आपका जो पेपर है वो हिंदी में ही आएगा और जिसने संस्कृत चूज़ की होगी उसका संस्कृत में ही आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। मीन्स जो भी सारी कंडीशंस होंगी वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। मीन्स जो भी आप डिटेल डालेंगे वही आपके एडमिट कार्ड में आपको मिलेगी, जो भी आप अपने रजिस्ट्रेशन में आप डलवाएंगे। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन में आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपको उसी वक्त आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट है, जो जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कॉम्पिटिटर है, सिर्फ वही रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। सो ये कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शन सिविल अपील के लिए दी गई हैं। और इससे आगे चलते हैं जो 1.8
18 पॉइंट है। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर ले। मीन्स आपको जो ये डेट है इस तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर कराना है, सबमिट कराना है। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी कारण से लेट हो जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा और न ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा और आपकी जो फीस होगी वो भी रिफंडेबल नहीं होगी। तो आप 30 नवंबर से पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये चीज़ें ऑनलाइन हैं तो हमें कोई भी चीज़, कोई भी कॉपी, हार्ड कॉपी हमें सेंड करने की या पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। जैसे करेक्शन हो जाती है कभी कभी ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो हम उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको बड़ी ही सावधानी से, केयरफुली के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। आप एक बार अपने फॉर्म को, अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट करने से पहले इंश्योर ज़रूर कर लें, आप श्योर ज़रूर हो जाएं कि जितनी भी आपने डिटेल अपनी डाली हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। जो हमारा जो ये एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर इस तरीके की कोई भी चीज़ ले जाने की अनुमति नहीं है एवं इन अनुदेशों के उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके करियर पर भी इस चीज़ का असर पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे या आगे इन फ्यूचर वो निरस्त कर दिए जाएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसी कोई भी चीज़ न लेकर के जाएं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस के में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को भी किसी भी तरीके की अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पहले निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, किसी भी रजिस्ट्रेशन को करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम जो वैकेंसीज होती है उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों द्वारा इनका भी सावधानी पूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। कि जैसे कि मैंने पहले भी वेबसाइट का जिक्र किया था कि उस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल उसी से रिलेटेड हैं। सो लेट्स मूव ऑन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रथम चरण क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का, तो आप कराएंगे अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची दर्शित होगी। ये सारी जानकारी आपके पास आ जाएंगी। ये आपकी रजिस्ट्रेशन से डिटेल हैं। रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल दी गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको शुल्क जमा कराना है, कैसे आपको फॉर्म डालना है। तो अब बात करते हैं फीस के बारे में। आवेदन जो शुल्क होगा आपका वो कितना होगा, किस कैटेगरी के लिए कितना होगा। अनारक्षित व सामान्य
अथवा सामान्य के लिए जो आवेदन शुल्क होगा वो 700 रुपये होगा और जो रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए 50 रुपीज़ आपके ऐड किए जाएंगे। तो हमारा जो टोटल हो गया वो हो जाएगा 750। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। ऐसे ही EWS के लिए टोटल हो जाएगा 650, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक जो ऊपर ये दिए गए हैं तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही इनका भी जो आवेदन शुल्क होगा वो इसी के तरीके से होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यही रहेगा और महिलाओं के लिए भी यही रहेगा। विकलांग मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करेंगे। जो हमारा मूल आवेदन शुल्क होगा उसका जो आधा होगा उसके विकलांग के लिए वो मान्य होगा। आई होप आपको ये जो आवेदन शुल्क के बारे में सारी डिटेल आपको समझ आ गई होंगी। तृतीय चरण जो 3rd स्टेप होगा उसमें फॉर्म सबमिशन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आप अपनी सारी डिटेल ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दी है आपने। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा, जो ये यहाँ पर फोटोग्राफ की जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है आप इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो फ़ोटो हैं वो इसी के अकॉर्डिंग तैयार कराएं और वही यूज़ करें कि जिससे कि आपके रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। फ़ोटो का आकार, फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए, फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई न हो। तो आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें कि इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें होती हैं कहीं वो भी आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त ना करा दे। तो ये सारी डिटेल दी गई हैं। अगर आपको ज़्यादा ही डीपली आपको इसे पढ़ना है तो आप पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की कि जो एज लिमिट है वो कितनी होगी। जो आयु सीमा है वो है आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न हो। मीन्स जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वेतनमान प्रवक्ता संवर्ग 47,600 से 1,51,100 पे लेवल 8 ग्रेड पे 4800। आरक्षण इसमें ये रिजर्वेशन की बातें की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अहर्ता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अहर्ताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न हैं। जो कि एलिजिबिलिटी मांगी होती है वो सारणी संख्या 2 में है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। परीक्षा केंद्र सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों पर का निर्धारण किया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे तो तब आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि जहां से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी। प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा रिटन एग्ज़ाम होगा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15.05 2019 16/4/30 2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगा। तो इसमें ये क्लियर है कि एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आपको लाने होंगे। साक्षरता के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। 10% अंक जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक होंगे। व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक। अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक अर्थात डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए मीन्स अगर आपकी जैसे आपने PhD की हुई है तो आपको 2% अंक का उसका मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में यहाँ पर दी गई हैं। जो 5% की डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब हमने रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। जो ये है लिखित परीक्षा, अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे। प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित
सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, आप मीन्स सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी होंगे, आपको करने ही करने हैं। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। समय अवधि, आपको टाइम कितना मिलेगा? लिखित परीक्षा में जो प्रश्न पत्र को हल करने की जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे होगा। प्रश्न का स्वरूप, जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस का वो होगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें केवल एक सही विकल्प का अभ्यर्थी को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में मीन्स जो आपकी आंसर शीट होगी आप उसमें काली स्याही की बॉल पेन से उसको ब्लैक कर देंगे। इसमें यहाँ पर क्लियरली बोला है कि काली स्याही की बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन का आपको इसमें यूज़ करना है। तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माध्यमिक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिमार अंक की व्यवस्था निम्नवत है। तदर्थ प्रवक्ता के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अभिमार अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिमार अंक जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार तदर्थ प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 425, लिखित परीक्षा 390 अंक प्लस अधिमार 35 अंक, टोटल 425 अंक का होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट होगी और फिर उसके बाद चयन हेतु मेरिट लिस्ट लगेगी। जो हमारी इंटरव्यू की जो मेरिट लिस्ट होगी लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित लिस्ट की तैयार की जाएगी। फिर हमारी चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश, ये कुछ उसी तरीके के कुछ नॉर्मल अनुदेश हैं जो एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हो, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। इस तरीके के ये कुछ सामान्य अनुदेश हैं। ये हम इससे आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, ये उसी तरीके के ये जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं वही रिपीटेड किए गए हैं मोस्टली। मान्य अनुदेशों की बात करें तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मीन्स जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे वो किसी भी गर्ल्स स्कूल इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालय के लिए पात्र हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो दोनों ही तरीके से एलिजिबल हैं, दोनों ही स्कूल्स के लिए, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक है। जो महिला अभ्यर्थी होंगे या तो वो बालक या फिर बालिका केवल किसी एक ही वर्ग के विद्यालय में ही पंजीकरण करा सकेंगी। मीन्स आप एक ही स्कूल दोनों में से किसी भी वर्ग के स्कूल में से किसी एक में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वही मान्य होगा। आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फ़ोटो अवश्य लगाएं। आप अपनी जो फ़ोटो लगाएंगे वो नवीनतम लगाएं, जो रिसेंटली आपने क्लिक कराई हो। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बहुत सारे नोटिफिकेशन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं जो
मैं आपको अपनी स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। अगर आपको ये सभी बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप सभी पढ़ सकते हैं। कुछ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। की सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में 213 जनरल में वैकेंसी है और ओबीसी में 90, एससी में 58 और एसटी में 2, टोटल हो गए 363 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो पॉज करके वैकेंसीज देख सकते हैं। तो हमारी जो टोटल वैकेंसीज हो गई वो हो गई 2281। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी जो मैं वैकेंसीज की बात कर रही हूँ वो प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए हैं और अभी हम बालिका वर्ग की वैकेंसीज के बारे में भी बात करेंगे। जो बालिका वर्ग में वैकेंसी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदी में जनरल में 24 हैं, ओबीसी में 12 हैं, एससी में 11 हैं, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल हो गई 47। इसी तरीके से गणित में जनरल में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 0 हैं, एससी में 0 हैं, एसटी में 0 हैं। सो कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट गणित है, मैथ्स है, उसमें केवल 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से आप बालिका वर्ग में भी, अगर आप बालिका वर्ग के लिए इच्छुक हैं तो आप अपनी वैकेंसी वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हैं। सो टोटल वैकेंसी हो गई 314, यहाँ पर क्लियर दिया गया है। आई होप आपको वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं, मीन्स जो हमारी एजुकेशन एलिजिबिलिटी होंगी वो क्या होंगी। हिंदी की बात करें अगर हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी की आपकी हिंदी में एमए होनी चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए होनी चाहिए। हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। और जो कंपलसरी जो डिग्री होनी चाहिए वो है हमारी बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद परीक्षा प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। इससे आपको जो वो 5 गणित सब्जेक्ट, अगर मैथ्स की बात करें तो एमए तथा एमएससी गणित से होनी चाहिए आपकी, मीन्स आपके पास एमए या फिर एमएससी गणित की डिग्री होनी चाहिए अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वीर्यमान होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर वीर्यमान या फिर अधिमानी अर्हता की बात करें गणित विषय के बारे में तो बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान, होम साइंस के बारे में अगर बात करें, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला, होम आर्ट में एमए होना आवश्यक है, मीन्स आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। और अब अगर बात करें ये जो हमारा जो वीर्यमान या फिर अधिमानी अर्हता हम जिसको कहेंगे वो मोस्टली सिमिलर ही है। आप इसको अच्छे से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू की बात करें तो एमए उर्दू प्रशिक्षण वीर्यमान होना चाहिए। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, मीन्स आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होगा, तभी आपको वो 5% का वेटेज मिल पाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें तो नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट, मीन्स आपकी पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। मीन्स अगर किसी के पास विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होगा तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करें अगर कला की, मीन्स ड्राइंग की, सो इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा या ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए हो, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं संस्कृत की, कि संस्कृत सब्जेक्ट में आपके पास कौन सी डिग्री होनी ज़रूरी है जिसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं। संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वीर्यमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वीर्यमान। 8th वाणिज्य में आपके पास एमकॉम की डिग्री होना अनिवार्य है। वीर्यमान मोस्टली सबका सिमिलर ही है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। 9 पॉइंट कृषि एग्रीकल्चर में आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर से होनी ज़रूरी है, आपके पास ये डिग्री होनी अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। शारीरिक शिक्षा, अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तब स्नातक तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण LT महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता, मीन्स आपके पास ये डिग्री होनी आवश्यक है या फिर कोई डिप्लोमा होना आवश्यक है, जिसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। ये यहाँ पे सिलाई के बारे में डिटेल दी गई है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिलाई है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। यहाँ पर नंबर 12 सब्जेक्ट है हमारा संगीत गायन एवं वादन। ये सारी एलिजिबिलिटी दी गई है कि आपके पास क्या होना ज़रूरी है। सो आप वीडियो पॉज करके इजीली आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल ले सकते हैं। 13 नंबर पर अर्थशास्त्र के बारे में कि आपके पास MA की अर्थशास्त्र डिग्री होनी आवश्यक है, अथवा MCOM तथा अर्थशास्त्र सहित BCOM प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए। मीन्स आपके पास या तो MA की डिग्री होनी चाहिए अर्थशास्त्र में, या फिर MCOM तथा अर्थशास्त्र सहित BCOM प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए। नंबर 14 पर तर्कशास्त्र है, इसमें ये जो एलिजिबिलिटी है वो दी गई है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका तर्कशास्त्र का सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर नंबर 15 पर जो है नागरिक शास्त्र है, MA आपकी पॉलिटिकल में होनी चाहिए, कंपलसरी है, अथवा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति। सब में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे कि अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है अवेलेबल तो आप समथिंग कुछ और। ये यहाँ का शोर हटा देंगे, बहुत ज़्यादा शोर है ना, रहने देंगे। अब बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। आपके पास MA राजनीति की डिग्री होनी चाहिए, अथवा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में BA ऑनर्स प्रशिक्षण। सभी सब्जेक्ट्स में लगभग ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अन्यथा आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है या फिर अनदर कोई डिग्री है उससे रिलेटेड, सो तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि किसी तरीके का आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास में MA प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको भी ध्यान से पढ़ें। नंबर 17 भूगोल में MA अथवा MSc मीन्स ज्योग्राफी में आपकी MA या फिर MSc होनी अनिवार्य है। समाजशास्त्र की बात करें तो MA समाजशास्त्र की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सैन्य विज्ञान में ये कुछ चीज़ें दी गई है यहाँ पर। अगर आपके पास यही सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाले हैं तो आप इसको लाइन टू लाइन ज़रूर पढ़ें कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको और एग्ज़ाम देते वक्त आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि MA आपके पास ये डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। अब अगर बायोलॉजी की बात करें तो वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc अथवा प्रशिक्षण वरीयमान मीन्स आपकी MSc या तो जूलॉजी या फिर बॉटनी में होनी चाहिए। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपको जीव विज्ञान के बारे में दी गई है, सो आप यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। भौतिक विज्ञान में फिजिक्स से आपकी MSc होनी चाहिए,
या फिर किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी बीएससी के साथ कोई डिप्लोमा हो किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री। एमएससी आपकी केमिस्ट्री में होनी अनिवार्य है अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री नहीं हैं और आप बीएससी ऑनर्स हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री प्रशिक्षण वरीयमान किसी विद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। अगर आपके पास ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है और आप बीएससी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।